वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट, जिसमें हमारी ये थर्ड वीडियो है। और इसमें आज हमारा टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हमने आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया है। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 16 से ली गई है। A contract is said to be induced by undue influence, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब समझा जाएगा? एक तो इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टीज के दरमियान रिलेशन हो। रिलेशन ऐसी नेचर का हो जिसमें एक पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो डोमिनेट कर सके। किस चीज़ पे डोमिनेट कर सके? दूसरे की मर्जी पे, दूसरे की विल पे। तो रिलेशन होना ज़रूरी है, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर ज़रूरी है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा ये कि वो उस पोजीशन को यूज़ करे टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तो इस डेफिनेशन में तीन एसेंशियल्स हमारे सामने आते हैं कि पार्टीज के दरमियान कोई रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर हो, और उस पोजीशन को यूज किया जाए टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो अब अगर हम इसमें इस पोजीशन को देखें कि ऐसे कौन से टाइप ऑफ रिलेशन हो सकते हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे की पोजीशन को डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, तो वो देखते हैं। तो अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर ही होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। अब रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, रियल का मतलब तो ये है कि एक्चुअल अथॉरिटी, और अपेरेंट का ये है कि जो बज़ाहिर पता चलती है कि उसकी अथॉरिटी होगी। जैसे टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर ने टैक्स पे करना है, टैक्स ऑफिसर ने उसके लिए उसकी असेसमेंट करनी है कि भाई इसका ये जो टैक्स है ये ठीक है या नहीं। तो नेचुरली जो टैक्स ऑफिसर है वो इस पोजीशन में होता है कि वो टैक्स पेयर को की विल को डोमिनेट कर सकता है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक्यूज्ड की, तो एक्यूज जो है वो उससे घबराया हुआ होगा, और पुलिस ऑफिसर जो है वो डोमिनेट कर सकता होगा उसकी विल को। तो ये रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है जो दूसरे की विल को डोमिनेट करने के लिए अवेलेबल है। सो सेकंड है स्टैंड इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर। फ्यूडिशरी रिलेशन होता है रिलेशन जिसमें एक पार्टी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रही होती है और दूसरी पार्टी के उस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बेस पर उसकी बात को मानती है। जैसे एक पेरेंट की एडवाइस को चाइल्ड मानते हैं, गार्डियन की एडवाइस को माइनर फॉलो कर रहे होते हैं, और एडवोकेट की एडवाइस को इसी तरह क्लाइंट फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ये पार्टीज जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट ऐसा होता है। चाइल्ड का अपने पेरेंट पे ऐसा ट्रस्ट होता है कि वो पेरेंट की बात मानते हैं। माइनर का ट्रस्ट अपने गार्डियन पर होता है, उसकी बात मानता है। एक क्लाइंट अपने एडवोकेट से जो मशवरा लेता है उसको बेहतर समझता है, उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी जो है पेरेंट, गार्डियन या एडवोकेट के पास की पोजीशन होती है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड हो बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। अब एक मेडिकल अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर पेशेंट के साथ, तो पेशेंट की हो सकता है फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी ऐसी ना हो कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली समझ सके। वो अपने मेडिकल अटेंडेंट पे काफ़ी रिलाई कर रहा होगा, और मेडिकल अटेंडेंट ऐसे में उसकी पोजीशन होगी जिसमें वो डोमिनेट कर सकता है विल ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो जिस तरह से पेशेंट को डील कर रहा होगा पेशेंट उसकी बात मान रहा होगा, और ऐसे में वो उसकी मर्जी के मुताबिक बहुत से काम हो सकता है कि करे। सो इस पर थोड़े से आगे चलते हैं और कुछ सिनेरियोज देखते हैं। तो पहला हमारे पास एक सिनेरियो है जी, ये वाला। आजम हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बाबर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। एक तो देखें जो पेरेंट के तौर पे फादर और सन के सिचुएशन है, तो इसमें पोजीशन टू डोमिनेट मौजूद है। उस पोजीशन ऑफ डोमिनेट को यूज भी किया गया, रादर मिस यूज किया गया। अ बॉन्ड फ्रॉम बाबर फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू, यानी अगर लोन दिया था 200,000 का, तो जो बॉन्ड लिखवाया वो 500,000 का लिखवाया। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस आजम ने अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लॉय किया। तो यहाँ पर आप देखें 200,000 के पैसे दे के 500,000 का बॉन्ड लिखवाया गया। तो
अनफेयर एडवांटेज भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये अनफेयर एडवांटेज के लिए जब उसने अपनी पोजीशन को यूज़ किया फादर ने सन के ऊपर, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसी तरह का एक सिनेरियो और देखते हैं। तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास है अमीर का। अमीर, अ मैन इनफेबल्ड बाय डिजीज और एज, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं जो पेशेंट है, इज इंड्यूस्ड बाय आसिफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट टू एग्री टू पे आसिफ एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। आसिफ इंप्लाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर उसने, क्योंकि जाहिर बात है पेशेंट वाज इन एमरजेंसी नीड्स, तो मेडिकल अटेंडेंट ने उसके साथ कहा जी कॉन्ट्रैक्ट 30,000 पर डे का, विच वाज इन द सर्कमस्टांसेस ह्यूज अमाउंट, अनरीजनेबल सम। तो अगर ये एक रीजनेबल सम होता तो इट वुड हैव बीन फाइन, लेकिन बाद में अगर पेशेंट कहते हैं कि उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, उसमें मेडिकल अटेंडेंट ने मुझे इस तरह से इस एग्रीमेंट के लिए मजबूर किया था अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए, तो कोर्ट ऑप्शन देगी अमीर को कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है, या आपके ऑप्शन पे वाइडेबल है, आप इसे परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक, नहीं तो अदरवाइज जो रीजनेबल सिर्फ चार्जेस हैं वो आप पे करें। सो यहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लाई किया गया है बाय आसिफ। अब किस सिचुएशन में समझा जाएगा कि पोजीशन टू डोमिनेट है और किस सिचुएशन में समझा जाएगा कि पोजीशन टू डोमिनेट नहीं है? तो लव्स प्रिजम्पशन होता है जिसमें पहले से एज्यूम किया जाए, यानी एजम्पशन तो कहते हैं जी किसी चीज को फर्ज करना, एज्यूम करना, तो किसी चीज को पहले से अगर एज्यूम किया जाएगा तो उसे प्रिजम्पशन कहेंगे। प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, यानी किन सिचुएशंस में ये समझा जाएगा कि पोजीशन टू डोमिनेट थी। तो यहां से हम रीडिंग करते जाते हैं और इसकी एक लिस्ट भी बनाते जाते हैं। इन द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन, गार्डियन एंड माइनर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, टीचर एंड स्टूडेंट। अब यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट वो वाला सिनेरियो होगा जहाँ पे टीचर ने सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट को पास या फेल करना होता है और टीचर के पास अथॉरिटी होती है। टिपिकली अगर आप सीए की स्टडीज़ में देखेंगे तो टीचर और स्टूडेंट की पोजीशन में इस तरह की पोजीशन टू डोमिनेट नहीं होगी मोस्टली, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर से कोई मार्क्स नहीं लेता, उसके टीचर के साथ जो है एसोसिएशन सिर्फ पढ़ने की हद तक होती है। टीचर के पास ये राइट नहीं होता कि वो स्टूडेंट को फेल या पास करे। टीचर की तो बल्कि कोशिश होती है कि बस सिर्फ पास हो जाए, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उसको जो आई कैप है जिस तरह से, तो वो उसको टेस्ट कर रही होती है और उसकी बेस पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रही होती है। तो खैर हमने फादर एंड सन, गार्डियन माइनर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, टीचर एंड स्टूडेंट, सिमिलरली डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट्स, फियांसे एंड फियांसी, अदर पर्सन विद पर्दानशीन लेडी। पर्दानशीन लेडी ऐसी खातून को कहते हैं जो ना सिर्फ ये कि पर्दा करती हों, बल्कि वो आउटसाइड द फैमिली किसी मेल के साथ कोई डीलिंग या कांटेक्ट ना करती हों। अगर एक खातून बिजनेस कर रही हैं और वो फिजिकली पर्दा यूज़ कर रही हैं तो उनको पर्दानशीन लेडी नहीं समझा जाएगा। जो लीगल टर्म है वो कंप्लीटली सेक्लूडेड किया, यानी ऐसी खातून जिनका कोई आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रूटीन इंटरेक्शन हो अदर देन हर हाउस मेंबर्स, तो उनको फिर पर्दानशीन लेडी समझा जाता है। तो इस सिनेरियो में जो पोजीशन टू डोमिनेट होगी वो समझी जाएगी जो जो हमने पहला पहला पर्सन यहाँ पे लिखा है, जैसे फादर, गार्डियन, एम्प्लॉयर, ट्रस्टी, टीचर, डॉक्टर, सॉलिसिटर, फियांसे, अदर पर्सन। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, यानी अगर कोर्ट में केस चला जाता है ऐसा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इन लोगों ने किया है, तो साबित भी उनको करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट। यानी अगर हम अपने सिनेरियो में देखें कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इन लोगों पे जिनकी पोजीशन टू डोमिनेट थी। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वंस अगेन वो सिमिलर केस है जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। अमीर, अ मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज और एज, एग्रीज विद आसिफ हिज मेडिकल अटेंडेंट टू पे आसिफ a larger sum for his professional services. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif as he is presumed to be in a position to dominate. अब आसिफ की जो है वो पोजीशन टू डोमिनेट है, और इस पोजीशन टू डोमिनेट की वजह से जब कोर्ट में केस जाएगा तो अमीर की समझा जाएगा, यानी कोर्ट ये अज्यूम कर लेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था। अब आसिफ को यह साबित करना होगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया था। तो ये जो सारा यानी कोर्ट के अंदर जो चीज आ जाएगी, अगर आसिफ साबित ना कर सका तो अमीर की बात को सच मान लिया जाएगा कोर्ट में।
अब आसिफ कैसे साबित कर सकता है, इसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ डिस्कस करेंगे कि आसिफ अगर ये साबित करना चाहता है कि भाई ये जो मैंने चार्जेस लिए हैं इसमें मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया था या मैंने अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया था और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बल्कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कैसे इसको साबित कर सकता है, ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। अगर आप प्रिजम्पशन को रिबर्ट करना चाहते हैं, रिबर्ट का मतलब है कि आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, उसको आप गलत साबित करना चाहते हैं, तो फिर क्या मतलब होगा। द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी रिबर्टेड बाय शोइंग दैट द डोमिनेंट पार्टी हैज मेड अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट्स टू द वीकर पार्टी, कि जो पार्टी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट थी उसने दूसरी पार्टी को मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी थी, प्राइस जो है वो मुनासिब थी, मार्केट रेट्स के मुताबिक थी, वीकर पार्टी के पास जो है किसी और तरफ से इंडिपेंडेंट एडवाइस भी थी कि कॉन्ट्रैक्ट में उसे एंटर होना चाहिए या नहीं चाहिए, और उसने दूसरी जगह भी मशवरा वगैरह करके फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। अगर आपने किसी को पूरी डिटेल्स बताई थी, प्रॉपर प्राइस पे की गई थी, उसने किसी और जगह से भी मशवरा लेकर काम किया था, तो फिर तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ना, फिर तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन रिबर्ट हो गई। तो इसको एक सिनेरियो के साथ भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यू कैन से कि जी अगर आप ये तीन बातें साबित कर देते हैं कि जी आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब यहां पर हम एक सिनेरियो पढ़ रहे हैं, कैसा अ टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट। अब एक प्रॉपर्टी सेल की गई है और जाहिर बात है उसके पैसे लिए गए हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। सो मकबूल लेटर मकबूल फाइल्ड अ सूट टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट जो है वो कैंसिल करना चाहता है जबकि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। कैसर ने अब क्या क्या शो किया वो देखते हैं। कैसर शोड दैट ही हैड प्रोवाइडेड कंप्लीट फैक्ट्स, जी कंप्लीट फैक्ट्स प्रॉपर्टी के बारे में दे दिए, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी टू मकबूल। द प्राइस वाज मार्केट बेस्ड, इसका मतलब है प्राइस जो है वो मुनासिब थी, कोई जो ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज की गई। मकबूल हैड ऑब्टेन्ड एडवाइस फ्रॉम प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफ हिज चॉइस बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और प्रॉपर्टी डीलर से, अपनी मर्जी के प्रॉपर्टी डीलर से एडवाइस भी ली गई थी। तो अब आप कहें कि जी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो ये तीन बातें ये साबित कर रही हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड एंड कॉन्सेंट वाज नॉट काज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें वाइडेबल नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर ये रिबर्ट कर दी गई है प्रिजम्पशन। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं, यानी हर रिलेशनशिप में भी पोजीशन टू डोमिनेट नहीं होती, ऐसी रिलेशनशिप भी हैं जिसमें प्रिजम्पशन नहीं होगी ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। तो इसकी कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी मालिक मकान और किराएदार। क्रेडिटर एंड डेटर, यानी जिसने पैसे लेने हैं और जिसने पैसे देने हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, और प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन चार सिचुएशन में फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? इन चार सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। तो यहां पे जो है टेनेंट, डेटर, वाइफ या एजेंट को यह साबित करना पड़ेगा कि उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था। अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को साबित ना कर सके तो फिर समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल है। अगर उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस इन सिचुएशन में साबित कर दिया तो फिर जाहिर बात है कि सिचुएशन जो है वो ये होगी कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट देयर ऑप्शन। अब इसको आगे देखते हैं। आसिफ एन एजेंट, ये हम पहला केस इस वक्त देख रहे हैं। एन एजेंट एग्री टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद द प्रिंसिपल एट 2% कमीशन, तो 2% कमीशन पे बात उनकी हो गई और डील हो गई। लेटर आसिफ डिमांडेड 5% कमीशन बीइंग द मार्केट रेट एंड ऑन अकाउंट दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। देयर इज नो प्रिजम्पशन। देखिए हमने अभी प्रीवियस उस पर देखा था कि प्रिंसिपल और एजेंट में प्रिजम्पशन नहीं होती, नो प्रिजम्पशन टू ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आसिफ पे है। तो आसिफ को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आसिफ ने साबित कर दिया तो फिर ही वुड विन द केस, और वो फिर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को या 5% कमीशन की डिमांड कर सकता है। अदरवाइज 2% कमीशन वुड बी कंसीडर्ड वैलिड, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन नहीं है। एक और केस हम देखते हैं। अदील अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी, यानी कुछ हालात ख़राब हैं, मुश्किल है मनी मार्केट में। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन यूजली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा, अदरवाइज लोन नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत मसला चल रहा है फाइनेंस लेने का।
डील एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स, पहले एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन ट्रांजेक्शन हो गई, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय एन, अब हालात के मुताबिक ज्यादा रेट पे उसने लोन एक्सेप्ट किया है तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी, कोई पोजीशन टू डोमिनेट यूज नहीं की गई थी, देयर वाज नो पोजीशन टू डोमिनेट, आप उस बैंकर से ना लोन लें तो कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई रिलेशन की बात भी नहीं थी। तो ये हर सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ये जरूरी नहीं है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट ये है कि द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, किसके ऑप्शन पे? जिसकी कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज की गई थी, इफेक्ट की गई थी। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड either absolutely or if the party who was entitled to voidage has received any benefit upon such terms and condition as the court may seem just। यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पार्टी की कॉन्सेंट जो है वो कॉज की गई है बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन अगर वो कोई बेनिफिट ले चुकी है तो वो पूरा वापस करना पड़ेगा या नहीं वापस करना होगा या कुछ वापस करना होगा, ये सब डिपेंड करेगा कोर्ट की मर्जी पे। यानी कोर्ट कह सकती है कि जी सारे पैसे वापस कर दो, और कोर्ट कह सकती है कि सिर्फ ओरिजिनल पैसे वापस करो और बाकी पैसे वापस ना करो। तो एक सिनेरियो इस पर भी हम देख लेते हैं। जो एग्जांपल है हमारे सामने, कंवर अ मनी लेंडर एडवांस मनी टू साजिद एन एग्रीकल्चरिस्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस मेड हिम एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो लेट्स से कि जी लोन अगर 100,000 का दिया था तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया वो 300,000 का करवाया और 45% इंटरेस्ट पे करवाया। द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड ऑर्डरिंग साजिद टू रीपे द ओरिजिनल अमाउंट विद सच इंटरेस्ट एज में सीम जस्ट। तो कोर्ट कह सकती है कि जी जो आपने ये नहीं कि अभी हो सकता है कह दे बिल्कुल पैसे वापस ना करें, ये भी हो सकता है कि कह दे कि ये सिर्फ 1 लाख रुपए आप दें और लेट्स से कि जस्ट 10% इंटरेस्ट उस पर पे कर, तो जो बाकी पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएगा और जो नॉर्मल बनेगा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। तो ये जहन में रखना है कि इसमें ऑप्शन कोर्ट के पास है, साजिद की अपनी मर्जी नहीं है, कोर्ट की मर्जी है जिसको फॉलो किया जाएगा। अब हमने प्रीवियस वीडियो की थी कोर्जन पर और ये वीडियो जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस पर है। तो कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ़र्क क्या है? तो इनमें बेसिकली 9 डिफरेंसेस हैं और वन बाय वन हम इन डिफरेंसेस देखेंगे। काफ़ी सिंपल से ये डिफरेंसेस हैं और इन डिफरेंसेस को पढ़ने से मजीद कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। तो कॉन्सेंट जो है उसमें थ्रेट होता है जिसमें एक ऑफेंस को कट करने की बात होती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में सिर्फ विल को डोमिनेट करने से कॉन्सेंट ली जाती है। तो एक ये फ़र्क है। दूसरा ये फ़र्क है कि जो कोर्जन है वो मोस्टली फिजिकल प्रेशर है, नॉट ऑलवेज डिटेनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल प्रेशर होता है। कोर्जन में पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी आप अपने किसी रिलेटिव के ऊपर भी कोर्जन एक्सरसाइज कर सकते हैं और किसी स्ट्रेंजर पे भी। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा उन लोगों में होता है जिनमें आपस में कोई रिलेशन हो, चाहे वो रियल और अपेरेंट रिलेशन हो या वो किसी और वजह से रिलेशन हो, चाहे वो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का है, चाहे वो फादर सन का है, लेकिन रिलेशन कोई ना कोई होता है। इधर जो है वो रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कोर्जन में। फोर्थ है कि रीज़न दोनों में तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन कोर्जन में मेन रीज़न होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना मकसद होता है, डरा धमका के। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनफेयर एडवांटेज लेना मकसद होता है। कोर्जन के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। कोर्जन जो है वो स्ट्रेंजर पे भी हो सकती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ उस पार्टी पर होता है जिसकी कॉन्सेंट लेनी होती है, यानी जो पार्टी रिलेशन में होती हैं उनमें से एक पार्टी पर हो रहा होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर की बात हो रही है, यहाँ पर जो है जिसकी कॉन्सेंट लेनी होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में जिस पे अनफेयर एडवांटेज लेना होता है, उसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। इसी तरह जो कोर्जन है वो एक्सरसाइज भी की जा सकती है बाय अ स्ट्रेंजर, यानी एक किसी और से धमकी दिलवा देना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो भी कोर्जन है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से ही आ रहा होता है और स्ट्रेंजर की तरफ से नहीं आ रहा होता। तो नॉट अ स्ट्रेंजर और यहाँ पे स्ट्रेंजर। ऑनर्स ऑफ प्रूफ या इसे आप बर्डन ऑफ प्रूफ भी कह सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो पोजीशन टू डोमिनेट वाली पार्टी पर होता है, जहाँ पे प्रिजम्पशन हो, जहाँ प्रिजम्पशन ना हो तो वहाँ पर
अदर पार्टी पर होता है। कोर्जन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो जो एग्रीव पार्टी होती है उसको चीज़ें वापस करनी पड़ती हैं। फिर क्रिमिनल जो एक्शन है वो एक अलग है, लेकिन जो बेनिफिट रिसीव किया होता है वो वापस देना पड़ता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो है वो वापस करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता, मर्जी इसमें होती है कोर्ट की, यानी कोर्ट डायरेक्ट करती है, उस हिसाब से आपकी मर्जी है कि आप चीज़ वापस करें या वापस ना करें, या कोर्ट कहती है पार्टली वापस कर दें तो फिर पार्टली वापस करनी होती है। तो इसके अंदर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब हम चलते हैं कुछ पास्ट एग्जाम्स की तरफ और उनकी डिस्कशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जी, सिंपल सा, आरिफ टोल्ड बानो हिज वाइफ दैट ही वुड डाइवोर्स हर इफ शी डज नॉट ट्रांसफर हर पर्सनल एसेट्स to him. She agreed to transfer her assets to him. Can Banu avoid the contract? Yes, Banu can avoid the contract as her consent was cast by coercion. यहाँ पे थोड़ा सा ये केस जो है वो कोर्जन के बजाय अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी लग सकता है। जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये पॉइंट है कि कोर्जन होती है जहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट करना हो जो कि फॉरबिडन है और पनिशेबल है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। अब डाइवोर्स देना जो है, उस ऐसे एक्शन को कमिट करना या थ्रेटन टू कमिट करना जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में मना नहीं है, लेकिन इस तरीके से धमकी देना और उस धमकी के थ्रू करना, तो थ्रेट तो इसमें है, लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। तो डाइवोर्स देना जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्राइम, तो थ्रेट इज़ देयर। तो इसको कोर्जन के एंगल से भी देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कि हस्बैंड और वाइफ में प्रिजम्पशन तो नहीं होती अनड्यू इन्फ्लुएंस की, लेकिन जब ये क्लियरली ये एक पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो इसको दोनों वे में आंसर आप कर सकते हैं, इसको आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के एंगल से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2017 में से लिया गया है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जमाल थ्रेटन्ड राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ। अब जो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी कोर्जन एक्सरसाइज हो सकती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इन 2 लोगों में हो रहा है, लेकिन कोर्जन एक और पर्सन पे हो रही है। इफ़ शी डिड नॉट सेल हर हाउस टू मुजाहिद, और जो बेसिकली राफिया के लिए ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया जाए, मुजाहिद के साथ। राफिया डिड एज शी वाज टोल्ड, अपने सन को बचाने के लिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ राफिया, कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, क्लियरली इसमें कोर्जन एक्सरसाइज हुई है। मजीद अगर आप इसमें डिस्कस करना चाहें तो स्ट्रेंजर वाला पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो राफिया और मुजाहिद के दरमियान हो रहा है, जबकि जो कोर्जन एक्सरसाइज हुई है वो भी स्ट्रेंजर पर हुई है, और जिसकी तरफ से एक्सरसाइज हुई है वो भी स्ट्रेंजर है। तो बट स्टिल कोर्जन जो है वो स्ट्रेंजर की तरफ से भी एक्सरसाइज हो सकती है और स्ट्रेंजर पर भी एक्सरसाइज हो सकती है। ये जी एक पास्ट एग्जाम है, ऑटम 2019, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। हारून वाज इंगेज टू बी मैरिड टू गजाला, यानी मंगेतर थे, फियांसे फियांसी। Harun wanted to establish his own business and therefore he entered into contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift. And in return, Harun agreed to give her a small share in business profit. Small share, और बदले में ज्वेलरी एंड अपार्टमेंट। ओके, आफ्टर सम अनफेयर एडवांटेज तो यहाँ पे लग रहा है। आफ्टर सम टाइम Ghazala filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free will. तो she is saying कि जी free consent नहीं थी। Discuss whether Ghazala would succeed in her tension. अब ये केस सिंपली अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। दूसरी बात ये कि इसमें जो प्रिजम्पशन भी है, रिलेशनशिप है वो एंड फियांसी का है। तो अब होगा ये कि, और अनफेयर एडवांटेज भी हमें इसमें नजर आ रहा है कि अपार्टमेंट और ज्वेलरी के बदले में सिर्फ स्मॉल शेयर की बात की जा रही है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, क्योंकि प्रिजम्पशन वाला पॉइंट है।
तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा हारून पे। अब ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो फॉर 4 मार्क्स हमें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ये हम बहुत कंसाइज करके भी कर सकते हैं और थोड़ा इलेबोरेट करके भी कर सकते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये चारों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो गजाला may succeed to recover her jewelry and apartment from Harun on the presumption of undue influence। तो पहली बात कि undue influence है, ये हो गया। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting, तो ये आगे जो है undue influence की definition mention कर दी। Harun in this case is a fiancé of Ghazala and in this position to dominate her will, तो वो रिफ्लेक्ट कर दिया। जब कॉन्सेंट में undue influence हो तो एग्रीमेंट वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑफ गजाला, ये भी कंक्लूजन आ गया। द कोर्ट विच सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, और इन केस इफ गजाला हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम जस्ट, भाई फिर कुछ चीज़ें कम वापस हों या फिर सारी भी वापस हो सकती हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द अबव कॉन्ट्रैक्ट विच ऑन द फेस ऑफ इट अपीयर्स टू बी अनकॉन्शनेबल वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय undue influence लाइज ऑन हारून, कि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि इसमें undue influence था, प्रिजम्पशन भी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हारून पर होगा। ही इज द वन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट गजाला's will। तो ये चार बातें जो हमने अपनी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस की वो चारों ही इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बल्कि इसके अंदर जो undue influence की डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस किया गया और क्लियरली वाइडेबल के एंगल को भी क्लियरली डिस्कस किया गया। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करके ही आपको 4 मार्क्स टोटल मिल सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।